पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। ऐसे ही वाक्यों को सच करने में लगे हैं बरौनी के एक शिक्षक दाम्पत्य अजीत कुमार और उनकी पत्नी शबनम मधुकर। आइए मैं आपको अजीत कुमार जी से मिलाने जा रही हूँ, जो पिछले 8 सालों से बरौनी रेलवे प्लेटफॉर्म में इन लावारिश बच्चों के माँ बाप बने हुए हैं। अजीत जी, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ासकर इसके जो संचालक हैं हमारे रोशन सर, जी, उन्हें मैं शुक्रिया मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से बिखरे हुए अनमोल मोती थे जिनको उन्होंने एक मंच पर लाने का समेटने काम किया। और हम लोग एक दूसरे से परिचित हो पा रहे हैं। जी, हमारा काम ही है कि जो बेगूसराय के अनमोल रतन हैं उनको दिखाएं। हम लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमारे स्टूडियो और हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप अपना कुछ परिचय हमें दें। जी, मेरा नाम अजीत हुआ और पिताजी का नाम हुआ सीताराम पोदार। हम लोग मूल निवासी बरौनी के हैं, वहीं मेरा घर है, वहीं से हमारी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ हुई। और फिलहाल मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। जी। स्टेशन पे जो बच्चे को आप शिक्षा और मुफ्त में खाना दे रहे हैं जी, ये प्रेरणा, ये कुछ हटके है। समाज सेवी में तो बहुत तरह के हैं, ये बहुत हटके है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली मैम, कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसा होता है जो वो सेल्फ इंस्पायर्ड होता है। उसी में से हमारा एक ये भी मिशन है। एक्चुअली मेरे पिताजी एक वेंडर थे, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उनकी चाय की दुकान चलती थी और फैमिली बड़ा होने के कारण मुझे वहाँ सहयोग करने के लिए जाना होता था। तो वो चाय बनाते थे और मैं बेचता था। उस समय हमारी उम्र 8 साल की थी। तो उस दरमियान मैं देखता था कि ऐसे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिनका उम्र 10 साल, 12 साल, 8 साल इस तरह है। और बहुत ही सहजता से लोग उसको कुछ पैसे का लालच दे करके उससे कुछ गलत करवा लेते थे या गलत कर लेते थे। जी। और उसकी जो ज़िंदगी हम देखते थे कि भाई प्लेटफॉर्म पे जन्म हुआ और प्लेटफॉर्म से ज़िंदगी शुरू की, वहीं उसका ख़त्म हो गया। जी। तो मतलब एक अजीब सा महसूस होता था कि आखिर ये भी तो किसी का संतान है, जन्म लिया, इसकी क्या गलती है। लेकिन आज इसकी ऐसी दुर्गति है कि एक जानवर से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। उस समय मैं मन में सोचता था कि अगर मैं कुछ कर पाया अपने ज़िंदगी में तो मैं इन बच्चों के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। और मैं किसी शायद दूसरे पेशे में जा कर के मैं इन बच्चों के से इतना जुड़ा हुआ नहीं रह पाता। मैं शुरू से टीचर बनना चाहता था, यद्यपि मेरी खुद की पढ़ाई काफ़ी विलम्ब से हुई, लेकिन फिर भी मैं जीडी कॉलेज से स्नातक किया और 2004 में मैं टीचर बना। उस समय हमारी सैलरी काफ़ी कम थी, तो चाह के भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। बाद में जब लगा कि नहीं, हम इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो मैं इन बच्चों को जुटाया। और जब पढ़ने की बात की तो सब भाग गया, बोला ये पढ़ना लिखना हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर हम उससे घुले मिले, उसके साथ मतलब रहना, उठना, बैठना, अपने टिफ़िन का खाना शेयर करना। फिर उसको बुला के अपने स्कूल तक लाते थे कि देखो इन बच्चों में तुम्हें कितना अंतर है, कितना साफ़ सुथरा, कितना अच्छा लगता है ड्रेस में। यहाँ खेल का मैदान भी है, सारा चीज़ है, टीचर्स हैं, खाने को भी मिलता है। तो कुछ बच्चे तैयार हुए, बोले कि ठीक है, अगर आप पढ़ाएंगे लेकिन हम स्टेशन पर पढ़ेंगे, आपके स्कूल में हम नहीं आएंगे। बच्चों का ही डिमांड था कि वो स्टेशन पे पढ़ेंगे। उनको लगा कि हम इन लोगों के बीच एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब थोड़ा सा भयभीत लगता, डर लगता है, क्योंकि उन बच्चों को तो आज तक क्या नफरत ही मिला। जी। पूरी ट्रेन में झाड़ू लगाया, 10 आदमी से मांगा, 1 आदमी दिया, 9 आदमी नहीं दिया। कुछ आदमी नफरत से देखते हैं, कुछ दुत्कार देते हैं। तो वो ऐसे जो सभी लोग जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे ये लोग अक्सर कट के ही रहना पसंद करते हैं। जी। तो बोले ठीक है, अगर आप स्टेशन में पढ़ाएंगे तो हम तैयार हैं। तो फर्स्ट टाइम में इसमें 4-5 बच्चे हुए थे जो आने के लिए तैयार हुए। वो भी पढ़ने के लिए नहीं, उनसे ये बोला गया था कि चलो आज हम तुम लोग के साथ वहीं पर खेलते हैं, प्लेटफॉर्म पर ही। फिर उसी क्रम में कहानी, चुटकुला, इसके माध्यम से मतलब जब उन लोग को जब रोचक लगने लग गया तो और भी धीरे धीरे करके जुटने लग गए। ऐसे करते करते तकरीबन 23-24 बच्चे हो गए। फिर 23-24 बच्चों का नियमित क्लास वहाँ चलने लग गया। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ महसूस करते थे कि जब उसका खाने का टाइम होता था ना, तो सोचने लगता था, इधर उधर झाँकने लगता था, अब क्या करें, उठ के उठ के भागना चाहिए। तो मैं अब इस बात को मैं अपनी पत्नी से अवगत कराया हूँ। मैंने कहा कि ऐसे से तो मैंने शुरू कर दिया है, अगर इसमें तुम्हारा थोड़ा सहयोग मिल जाता है तो शायद बच्चे पढ़ भी लेंगे और
वन टाइम मील भी हो जाएगा। हाँ, वो हो भी जाएगा। तो बोले ठीक है, हम पहले एक बार उस बच्चे से मिलना चाहते हैं। तो वो सुबह में आई, 6 बजे सुबह में मेरे साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो सारे बच्चे को जगह जगह से उठाती थी। तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी माँ मतलब देह व्यापार से धंधे में लिप्त थी। तो जब उस बच्चों को जब मेरी वाइफ उठाने के लिए जाती थी उसके पास से, तो बहुत सारे लोग चौंक जाते थे। कुछ लोग वीडियो बनाने लगते थे, कुछ फोटो खींचने लगते थे, भाई ये इसके साथ क्या कर रही है, इनके बच्चों से मतलब इनके बच्चों से इसको क्या लेना देना है, क्या लेना देना है। तो एक अजीब सा मतलब माहौल बन जाता था मेरे प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद। हमने कहा इन सारी बातों की परवाह मत करो, धीरे धीरे लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जब विधिवत हमारी कक्षाएं चलने लग गई फरवरी में रेलवे प्लेटफॉर्म पर, ये 2013 की बात है, 2013 मार्च 13 की बात है। जब हमारी विधिवत वहाँ क्लास चलने लग गई, तकरीबन वहाँ पे 40 बच्चे आ गए। और 40 बच्चे वो सिर्फ बरौनी के ही नहीं थे, बल्कि समस्तीपुर मुजफ्फरपुर से बच्चे चले आते थे, जिनको ये पता होता था कि बरौनी स्टेशन पर हाँ पढ़ाई भी होता है, खाना भी मिलता है और खेलने का भी अच्छा साधन है। वैसे भी वो बच्चे ट्रेन पे सफर करके तो एक दूसरे से काफी एक दूसरे से काफी वो जुड़े हुए थे। तो ऐसे करते करते 40 बच्चे हमारे यहाँ हो गए। अब वहाँ पे उन बच्चों के लिए खाना जुटा पाना मेरे लिए बड़ा एकदम चुनौती भरा काम हो गया। तो हम सोचे क्यों नहीं इसको सरकारी स्कूल में नाम लिखा दें, जिससे कम से कम एक टाइम का भोजन मिल जाएगा, बाद में पढ़ाई हम कराएंगे, मिड डे मील। लेकिन वहाँ से हमारी समस्या शुरू हुई। जैसे सरकारी स्कूल लेकर के गए तो अब इन बच्चों का आधार कार्ड, गार्जियन का नाम, राशन कार्ड, प्रॉपर एड्रेस, माँ बाप का नाम। अब उसमें से तकरीबन 17 बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल ही ऑर्फन थे, उनका कोई था ही नहीं। और 10 से 12 ऐसे बच्चे थे जो अपना परिचय नहीं दे सकते हैं, चाहते हुए अपना परिचय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि खुद उन्हें नहीं पता कि हमारे पिता कौन है। उनका जन्म रेलवे प्लेटफॉर्म पे हुआ। कुछ ऐसे भी बच्चे उसमें मिले जो जहानाबाद के थे, मालदा से थे, और वो किसी तरह यहाँ भटक करके आ गए, फिर यहीं रह गए वो। तो वहाँ से बात हो गई कि नहीं, हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं। फिर हमारी पत्राचार हुई शिक्षा विभाग से, और ये पत्राचार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ से PMO हाउस तक चला गया, प्रेसिडेंट कार्यालय तक चला गया। और तब से मेरा मिशन चल रहा था कंटिन्यू। बहुत अच्छा लगता था जब हमारे बच्चे किसी प्रतियोगिता में भाग लेते थे। कई ऐसे प्रतियोगिता हुआ जहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूलों के बच्चे को पार्टिसिपेट करना। पढ़ाई जब हो रही तो वो क्या बेसिक पढ़ाई हो रही थी? उसका देखिए, मेरा पढ़ाने का तो पहला नंबर मुख्य मोटो था कि उसकी जो जिंदगी है, उसकी जो जिंदगी है जी, उसमें बदलाव लाना है। उनका जो तौर तरीका है, नशा करना, चोरी करना, किसी का सामान लेके भाग जाना, तो पहला नंबर तो मुझे ये उद्देश्य था कि उसको हम इतना एहसास दिला दें कि तुम्हें जानने वाले अब बहुत सारे लोग हैं। जो काम को तुम कर रहे हो ये तुम्हारे लायक अब नहीं है, पहले था पर अब नहीं है। तो मेरा मूल उद्देश्य था उसके जीवन शैली में बदलाव लाना। पढ़ाना तो सिर्फ एक बहाना था, कि चलो ये कुछ पढ़ना लिखना सीख जाए, साक्षर हो जाए, ताकि उसको महसूस हो कि समाज क्या है, लोग क्या है। पहले तो उनकी कोई ये था नहीं, जैसे जिंदगी जी रहे हैं। तो मूल उद्देश्य ये था कि नए नए लोगों से उसको मिलवाना। उस दरमियान हम क्या करते थे कि अक्सर नए नए लोगों को अपने हम लाते थे बुला करके, जी, और बोलते थे देखो ये दिलवाने के लिए, ये देखो ये बैंक के स्टाफ हैं, ये देखो ये पोस्ट ऑफिस में डाक बाबू हैं, ये देखो डॉक्टर्स हैं, ये सारे लोग तुमको जानते हैं। तो बस मूल उद्देश्य था कि वो अपने जो पास्ट लाइफ है उसको वो चेंज करें। उसमें मेरी जो बड़े लोग आते होंगे, हाँ, तो उनसे मिलकर के वो बच्चे को भी लगता था कि नहीं, गलत काम मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ, ये लोग मुझे जानते हैं नाम से, ये अब मुझे जानने लग गए हैं, तो अब मतलब ये सही नहीं है। ऐसे भी कोई बच्चे थे जिनको कोई नाम नहीं था? नाम तो सबका अलग अलग था। वो किसी का राजधानी नाम था, किसी का 81-82 नाम था। जी, ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहता होगा, क्योंकि उनको अब जैसे कोई टाटा छपरा से किसी को उतारा 81-82 से, तो उसका नाम ही रख दिया 81-82। एक लड़का था, उसका नाम था राजधानी। तो उसके पीछे 2 रीजन था। एक तो राजधानी वो मिला था, और दूसरा बात था क्या कि उसकी दौड़ने की रफ्तार काफी तेज थी जी। वो जब दौड़ता था फराटा दौड़ लगता था कि मतलब अच्छे अच्छे धावक को पीछे छोड़ देगा। तो 2 वजह से उसका नाम राजधानी था। तो इस तरह से सबका नाम भी थोड़ा सा डिफरेंट, बुधनी, दुखनी, इस तरह से सबका नाम था। तो जो जिस नाम से लोग जानते थे उसी नाम से मैं भी उसको पुकारता था। मैंने उसका नाम के साथ, उसके परिचय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो बाद में फिर मेरी वाइफ जुड़ी हमारे इस अभियान से, तो वो खाना बना करके लाती थी। उसका सिर्फ काम था कि उन बच्चों को साफ़ सफाई में रखना। जी। मैंने सबका ब्रश जिविया सबको बांट के दे देना, पेस्ट दे देना, और फिर उसको ब्रश करवाने के बाद सबको कलेक्ट करके रख लेना, और सबको मुँह हाथ धुलवा। क्या बोलेंगे, माँ बाप उस बच्चों का, शिक्षक, या सब कुछ?
हम तो अगर सच पूछिए तो सिर्फ शिक्षा नहीं दी है आप, सिर्फ आपने शिक्षा ही आपने नहीं, हमने शिक्षा सिर्फ हाँ नहीं दिया, आपने जी उसे जीने का तरीका एक माँ बाप की तरह, जैसे आपने बताया पेस्ट ब्रश, जी ये तो एकदम बेसिक, मतलब आपने उसकी पूरी लाइफ को चेंज करने में जो आपकी जी अहम भूमिका रही आपकी और आपकी पत्नी की, ये बहुत ही तो काबिले तारीफ है। हाँ हाँ, तो उसके लिए चुनौती भरा काम होता था, क्योंकि हमको स्कूल समय से पहले इन बच्चों से निपटना होता था, क्योंकि विभाग की भी नज़र थी कि कब ऐसा हो कि स्कूल टाइम में ये अब्सेंट मिले, तो ताकि इनके प्रति कुछ और हो सके। तो कोशिश रहता था कि स्कूल समय से पहले हमको सारा काम इन बच्चों का खिलाना पिलाना से लेकर पढ़ाई लिखाई सारा कुछ निपट जाए। तो मेरी वाइफ आती थी इन बच्चों के लिए खाना लेकर के, डेली का शेड्यूल होता था, वो झोला में पूड़ी बाल्टी में सब्जी लेके उसका आना होता था। मैं पहले आता था, वो थोड़ा बाद में आती थी। और फिर बाद में हमारी इस अभियान से तकरीबन 2015 में हमारे दोनों बच्चे जुड़ गए। हमारे बच्चे जो एक दिव्यांशु और दूसरा आर्यन जी। तो मेरा जो आर्यन राज है वो अच्छा ड्राइंग बनाता है, तो इन लोग के साथ ड्राइंग के लिए मतलब ये हो गया, ड्राइंग और स्पोर्ट्स इसके जिम्मे आ गया। और जो मेरा बड़ा लड़का था वो फिजिकल ट्रेनिंग देने लग गया इसको। तो इस तरह से 4 लोग हमारे मिशन से जुट गए। एक हमारे मित्र थे, बाद में उनकी नौकरी लग गई, प्रशांत कुमार, तो वो छोड़ के चले गए। बाद में 4 लोग हम इस काम को करते रह गए, लंबा समय चला हमारे बच्चे के लिए। तो फिर एक शिक्षा विभाग के द्वारा उत्प्रेरण केंद्र भी खोला गया, जहाँ पर 9 महीने तक बच्चे को पढ़ाने लिखाने काम किया जाता है। ये विभाग के द्वारा हुआ था एक बार। लेकिन वो था क्या कि जो बच्चे 10 साल 12 साल की उम्र में ABCD से शुरू किए, तो 9 महीने के अंदर में तो उनके लिए 5वीं क्लास तक का पास कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। और वो उनकी एग्ज़ाम इस तरह से ली गई जैसे मतलब आम बच्चों हाँ आम बच्चों से भी ज़्यादा टफ। हम अमूमन सरकारी स्कूल में तो एग्ज़ाम बस नॉर्मल ही लिया जाता है। तो उसमें से फिर 18 बच्चे क्वालिफाई किए थे, 22 बच्चे क्वालिफाई किए थे 5वीं स्तर तक का। आप उन बच्चों का भविष्य कहाँ देख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि उनकी भविष्य कहाँ तक जाए? मैं चाहता हूँ कि उनको हमारे समाज में आम लोग की तरह जीने का अवसर मिले। हमें अपनी नज़रिया बदलनी होगी। अमूमन जब हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर, बस स्टैंड पर ऐसे बच्चों को देखते हैं कचरा चुनते हुए, भीख मांगते हुए, नशा करते हुए, तो चाहे प्रेस मीडिया हो, प्रशासन हो, या आम लोग हो, या सोशल वर्कर हो, उसको एक आम जिंदगी का हिस्सा मान करके आगे बढ़ जाते हैं। चलो ये तो आम बात है, ऐसा हर जगह होता है, देखते ही हैं। लेकिन शायद वो इस बात को भूल रहे हैं कि समाज हमें वही लौटा कर देता है जो मैं समाज को देता हूँ। आज उस बच्चे को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, उस बच्चे को इग्नोर कर रहा हूँ, मतलब उसके शिक्षा का अधिकार, उसके जीने बचपन का मैंने बाल अधिकार, इन तमाम चीज़ों से मैं उसको वंचित कर रहा हूँ, जो कि हमारे नज़र में तो एक गुनाह है। किसी का अधिकार को छीनना ये गुनाह है, गलत है। नशा मुक्ति के लिए मतलब किस तरह का पहल रहता आप लोगों का? देखिए, नशा मुक्ति एक्चुअली जो भी बच्चे हैं, तो इसमें अधिकांश बच्चे सॉल्यूशन थिनर और वाइटनर का उपयोग करते थे। जी, जो हम लोग इन जनरल स्टेशन पे देखते हैं। और जनरली अभी भी आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो सॉल्यूशन थिनर और वाइटनर का उपयोग करते हैं, पीते हैं। तो मुझे लगा कि मतलब इस अवस्था में इसको पढ़ाना या इसके लाइफ में मैंने बड़ा बदलाव की उम्मीद नहीं किया जा सकता है जब तक ये नशे का त्याग नहीं करे। उस समय कठिन था कि उसके लिए कोई मतलब बेहतर मेडिसिन हम उपलब्ध करवा पाएँ इतने सारे बच्चों के लिए, ये मेरे लिए कठिन था। मुझे लगा कि शायद बात से ही इसको समझाया जा सकता है। तो इसमें अधिकांश बच्चे थे जो नशे का आदी थे, तो उसको उस अवस्था में तो संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता था। अब उसको एक को उठा रहे हैं तो 2 बैठ रहा है, 2 को बैठा रहे हैं तो 4 उठ रहा है। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, सबसे पहले तो इसको नशा छुड़ाना ही पड़ेगा। तो उन बच्चों को फिर मैं अपने लैपटॉप लेके जाता था, वहाँ दिखाता था, देखो इस नशे के कारण क्या हुआ, इसकी पूरा फेफड़ा एकदम सूख गया है, इसकी पूरी एकदम चेहरा खराब हो गया है। वो समय दूर नहीं जब तुम्हारी भी ऐसी स्थिति हो जाएगी। तुम क्या चाहते हो कि उम्र से पहले तुम मर जाओ, तुम्हारा भाई मर जाए, क्या ये अच्छा रहेगा? तो हमको इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो पूछेगा आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिसके कारण ये सोल्यूशन जैसा चीज़ तुम मतलब लेना शुरू कर दिए? तो बोला कि नहीं, पहले तो हमको पता चला कि इसके लेने के बाद भूख नहीं लगता है। तो जिस समय खाना वाना नहीं मिलता था तो एक 10 रुपये हम लाते थे तो 8-10 बच्चे का मतलब उसमें हो जाता था, तो हम लोग आराम से सो जाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे अब यह हो गया
कि खाना से ज़्यादा मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो काफ़ी मतलब प्रयास के बाद उसमें से अधिकांश बच्चों ने नशा करना छोड़ा। उसमें तुलसी का मतलब ये पत्ता हमारे लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ था उस समय। तो आसान सा हमको तुलसी का पता लगा था कि शायद इससे उसका काफ़ी हद तक टेस्ट चेंज हो जाए, तो उसका उपयोग काफ़ी उन लोगों ने किया। और कुछ लोग हमें थे जो बच्चों को योगा सिखाने के लिए आए। मेरे पहल करने पर एक गांव में ही थे एक गुराकेशी, वो बोले आपके बच्चे को हम योगा सिखाएंगे। लोगों का सपोर्ट मिला आपको? हाँ, लोगों का सपोर्ट मिला, तो वो योगा वगैरह कराने के लिए आने लग गए। तो कुछ वो भी प्रभावित हुआ उस बात से भी। तो काफ़ी हद तक बच्चों ने नशा करना छोड़ दिया। लगभग 8 साल हो गए हैं। जी मैम। वो सब बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? जिन बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया था 10 साल की उम्र में, वो बच्चे आज 18 साल हो गए, 17 साल हो गए। अमूमन मैं 14 साल तक के ही बच्चे को मतलब देख रेख करता हूँ। जी जी जी। उसके बाद प्रयास ये रहता है कि वो खुद ही बेहतर कुछ अपना रास्ता चूज कर ले। तो जैसे पहले क्या था कि 15-16 साल 18 साल की उम्र में भी बच्चे कुछ गलत मतलब काम कर रहे हैं, या लड़के कुछ मतलब चोरी चकारी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो इसमें तो खैर अब वो पूरी तरह सुधार हो चुका है। अब जो भी बच्चे बड़े हुए वो तो या किसी दुकानों में काम कर रहे हैं, या फिर अखबार बेच रहे हैं, या फिर पानी का बोतल बेच रहे हैं। वो सेल्फ डिपेंड है। अब उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है, और मैं ये जानता हूँ कि वो गलत कभी नहीं करेगा। खुश होंगे आप बहुत। हाँ, कम से कम देखते हैं कि 2 रुपया वो अपनी मेहनत से तो कमा तो रहा है, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाता है। तो ये मैम है कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उनके पास शायद उनके जेब में पैसे हो या ना हो, और पेट में रोटी हो या ना हो, लेकिन उनके जेब में आप कलम ज़रूर देखेंगे। जी 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 जी। बहुत अच्छा लगता है जब कहीं उससे मिलते हैं ट्रेनों में, सर ये चीज़ बेच रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, इस दुकान में रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हैं तो उसमें एक्सपर्ट हो गए। बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी दूसरे जॉब में चले गए, तो प्राइवेट सेक्टर में ही किसी काम में चले, किसी एजेंसी के यहाँ काम कर रहा है। ये तो हाँ, बहुत तो बड़ी बात हो जाती तो है ना। जो नॉर्मल जो जीवन शैली होती है उसमें वो लोग आ गए। अब जैसे उनका प्लेटफॉर्म पे पहले रहना सहना होता था, अब वो लोग किराए का मकान लेके रहते हैं। कुछ ऐसे भी जिन्होंने शादी वगैरह भी कर लिया। एक राजा नाम का लड़का था, वो शादी कर लिया, वो अच्छा कमाता है, अपनी परिवार के साथ बच्चों के साथ रहता है। बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर हमें मिल जाते हैं और प्रणाम करते हैं कि सर पहचाने आप मुझे, हम आपके यहाँ पढ़ने आते थे समस्तीपुर से। तो अभी क्या कर रहे हो? तो यहीं सर काम करते हैं, किताब दुकान में है, अखबार की एजेंसी में काम करते हैं। तो अच्छा लगता है कि कम से कम कुछ तो बदलाव आया। ऐसे मैम क्या है कि हम लोग आमतौर पर उस बच्चे को के बारे में मतलब नज़रअंदाज करके चलते हैं, लेकिन सोचने की बात है कि जो बच्चे आज रेलवे प्लेटफॉर्म पे आज छोटी मोटी अपराध कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पॉकेटमारी कर रहे हैं, या कोई डीजल चुरा के बेच रहे हैं, अगर अभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो क्या होगा कि बच्चे बड़ा होकर के और बड़े अपराध में वो जाएंगे। पुलिस प्रशासन क्या करेगी? उसको बाल सुधार गृह भेज देगी, फिर एक निश्चित उम्र के बाद वहाँ से बाहर आएंगे, फिर बड़ा अपराध करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर वहाँ शुरू होती है उनकी मतलब एक क्या होता है अब एक अपराध का पाठशाला। फिर बड़े बड़े लोगों में वो मतलब संगठित हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे, फिर वो एक संगठित अपराध को मतलब अपराध करेंगे हमारे समाज में। आपने जो पहल की ये तो काबिल तारीफ़ है, मगर ये एक अकेले इंसान से बहुत लंबा तक नहीं खिंच सकता है। किसी सरकारी मदद की आप गुहार नहीं लगाए? जी मैम, मैं जानता था कि इतने सारे बच्चों को ज़्यादा दिनों तक पढ़ा पाना या परवरिश कर पाना मेरी बस की बात नहीं है। दूसरी बात, मेरा उद्देश्य सिर्फ बरौनी के इन 40 बच्चों को लेकर नहीं था। जी। मैं जितने भी रेलवे प्लेटफार्मों पर जाता था तो अनायास हमारी नज़रें ऐसे बच्चे पर जाकर टिक जाती थी कि वो यहाँ भी इतने बच्चे हैं। तो भारत का शायद ही ऐसा कोई रेलवे प्लेटफॉर्म मैंने देखा होगा जहाँ ऐसे ऑर्फन बच्चे नहीं हैं। तो मुझे लगता था कि आखिर ऐसा क्या किया जाए। मैं अकेले तो पूरे भारत के बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, मैं इतने सारे बच्चों को मतलब सोच व्यवहार को बदल नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ कि सरकार की मुझे मदद लेनी चाहिए जी। और मैंने कोशिश भी किया। यहाँ डीएम से लेकर शिक्षा विभाग से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक मानवाधिकार आयोग तक मैं चला गया, नो डाउट। तो मैंने कोशिश की, लेकिन शायद उतनी सफलता मुझे नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, आम लोगों का सहयोग मुझे बहुत ज़्यादा मिला। आज मेरा ये मिशन 8 साल तक चला।
या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय लोगों का सहयोग उसमें बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं। उन बच्चों को लेकर के बरौनी किसी भी चिकित्सक के यहाँ चले जाएंगे, पैसा उसका नहीं लगता है। किसी भी दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए चले जाएंगे, एकदम लोग परचेज रेट में देंगे। ओ अजीत जी, अरे इन बच्चों के लिए क्या जो देना है दे दीजिएगा। चप्पल खरीदना है तो एक बार 20 चप्पल खरीदना है, 25 चप्पल खरीदना है तो ठीक है, 200 का है तो 100 रुपये आप करके ले जाइए। तो इस तरह से लोगों का काफ़ी सपोर्ट मुझे मिला। जो बच्चे सॉल्यूशन ऑफ थिनर का उपयोग करते थे नशा के लिए, पूरे मार्केट में लोगों ने देना बंद कर दिया, क्योंकि सब कोई जान गए कि इसका उपयोग नशे के लिए करता है और कोई आदमी इसको इससे अलग बचाने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास कर रहा है। वो भी चूँकि मेरी वाइफ भी इस मिशन से जुड़ी, तो थोड़ा ज़्यादा प्रभाव था। लोगों का मानना था कि पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है, तो हम कुछ बेनिफिट के लिए क्यों इसका लाइफ बर्बाद करें। तो पूरा मार्केट में उसको वो सामान मिलना बंद हो गया। यह भी नशा छूटने का एक बहुत बड़ा कारण था। ये भी था, ये स्थानीय लोगों की भी बहुत ज़्यादा सहयोग मुझे जी। ये तो बहुत बढ़िया था। मीडिया कवरेज काफ़ी आपका मैंने देखा, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी, एक्चुअली मैं जिस जगह पर मिशन चलाता था वहाँ पे लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा था। यद्यपि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे टीपीटी में पढ़ाता था, जो कि एकदम बिल्कुल साइड एरिया था, लेकिन क्या होता कि एयर ट्रेन से आते जाते बहुत सारे लोगों की नज़रें उस पर पड़ती थी। तो कुछ उनको एक यूनिक सा लगता है, यार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ये प्रार्थना योगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वीडियो बनाते होंगे लोग सब। हाँ, फिर ये बच्चे की पढ़ाई, मतलब ये हमारा मिशन इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि देखते ही देखते मैंने कैलाश सत्यार्थी जैसे महान हस्ती हमारे अभियान के बारे में जाने, मिले, हमसे जुड़े, तो अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे आए। हमारे एक डॉक्टर AK सिंह है, AK सिन्हा शायद, अजीत कुमार सिन्हा, जो फल मंडी के बगल में, उनके मित्र थे NRI SK सिन्हा। तो वो कुवैत में उन्होंने देखा था ये CNN एवियन न्यूज़, और वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए थे। यार ये तो गजब हो गया कि हमारे इलाके का कोई लड़का इतना बेहतर काम करे या उसके लाइफ में बदलाव लाना तो बहुत बड़ी बात है। तो स्पेशली वो आए थे इन बच्चों से मिलने के लिए, और उन्होंने काफ़ी बच्चे को बोले कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, अगर कुछ फाइनेंशियल या आर्थिक सहयोग की आवश्यकता तो आप बताएं। मैंने कहा देखिए, मेरा कोई NGO संस्था या ट्रस्ट तो है नहीं, इसलिए करके ये तो मुश्किल है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट ले पाएंगे। आप यदि उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप स्वयं करें। तो डॉक्टर साहब और वो लोग गए थे, इन तमाम बच्चों को कपड़ा वगैरह दिए, वो सारा फोटोज़ भी है मेरे पास में। तो मीडिया कवरेज तो मुझे बहुत मिला। मीडिया पर्सन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि मीडिया पर्सन को भी लगता था कि बिना किसी NGO, बिना किसी संस्था बनाए हुए एक व्यक्ति सेल्फ रिसोर्स से अगर इतनी और परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है तो वह बहुत बड़ी बात है। उस समय हमें लगता है कि बहुत कम जगह ही इस तरह का मिशन की शुरुआत हुई होगी। तो इस तरह मतलब कई मीडिया मतलब हाउस में हमारा मिशन, हमारा न्यूज चर्चे में रहा। अजीत जी, मैं चाहती हूँ कि आप एक समाज में एक मैसेज दें कि इस तरह के बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, आपकी सोच को अपनाएं। जी मैम, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, खासकर आज के डेट में जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो पास आउट होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, उनका एम्बिशन होता है कि हम IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। संभवतः उसमें से अधिकार बनते भी हैं, लेकिन वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, अपने फैमिली के लिए जीते हैं। चाहे वो IAS हो, IPS हो, जो भी हो, खुद के लिए जीते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट्स होगा जो पास आउट होता है तो ये सोच के निकलता होगा कि मुझे समाज को अपना समय देना है या मैं एक सोशल वर्कर बनूंगा। मैं चाहता हूँ युवाओं में खासकर ये एक सोच है कि जिस समाज में वो रहते हैं, जिस समाज ने उनको इतना सब कुछ दिया, वो समाज के लिए भी थोड़ा वक्त निकालें। वो देखें अपने आसपास जो ज़रूरतमंद है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। अमूमन लोग का ये सोचना होता है कि ये घर तो मैंने बना लिया, ये तो मैंने खुद हासिल किया, लेकिन वो घर आपने नहीं बनाया, घर समाज के लोगों ने आपको बनाने में सहयोग किया। वरना अकेला तो आप एक ईंट नहीं जोड़ पाते। जिस कपड़े को सीते हैं वो तो समाज का दिया हुआ है, जूता समाज का दिया हुआ, आपका कुछ नहीं है, आपने अकेले कुछ नहीं किया। जिस अनाज को खाते हैं उसको भी किसी और ने उगाया। तो समाज ने जितना सब कुछ दिया है, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप समाज के लिए सोचें, खासकर वैसे बच्चों के लिए सोचें जिन्हें आपकी ज़रूरत है, जिनका अपना माँ बाप कोई नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है, इनके जीने और मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें,
नहीं ज़्यादा कुछ तो महीने में एक दिन, 1 घंटे का। और उन बच्चों को कोशिश करें कि जो समाज से बच्चे वंचित हैं, मेन स्ट्रीम से अभी भी दूर हैं, उनको आप एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश करें, समाज के मुख्यधारा में उसको लाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पे वो एक अपराधी बनेंगे और फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई वही मुझे लौटा के देता है जो मैं उसे देता हूँ। आज उस बच्चे से आप नफ़रत करेंगे कि ये ऑर्फैन है, ये ड्रग्स लेता है, ये नशा करता है, या गलत संगति में रहने वाले बच्चे हैं, तो उनके मन में वही नफ़रत की भावना घर कर जाती है, जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और वो हमेशा हम लोगों से वो नफ़रत ही करेंगे। जब भी उनको मौका मिलेगा वो हमारा नुकसान पहुंचाएंगे। सोचने की बात है मैम, एक चीज़ पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि आज ये बच्चे जिनको थोड़ा सा खर्च करके हम सही रास्ते पे ला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उनकी सोच को बदल सकते हैं, लेकिन आज उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन कभी गौर से सोचा जाए कि इन बच्चों का जिनका ना अपना परिवार है, ना घर है, ना मान सम्मान प्रतिष्ठा की परवाह है, जिनके लिए पैसा और रोटी ही सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो कभी भी इनको थोड़ा सा पैसा दे करके इनसे कोई बहुत बड़ा अपराध, कोई बहुत बड़ा क्राइम करवाया जा सकता है ईजिली। तो इसको अभी हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर ये कोई बहुत बड़ा अपराधी बन जाएगा तो इसके पीछे जेल में लाखों करोड़ रुपया खर्च करेंगे। आज जिन लड़कियों को हम इग्नोर करते हैं, प्लेटफॉर्म की बच्चियां हैं, इनकी ज़िंदगी ऐसे चलती है, हम छोड़ो, कोई बात नहीं है, लेकिन सोचने की बात है कि आज अगर वो एक लड़की कम से कम 10 आदमी को अगर HIV पॉजिटिव कर दे, सोचने की बात है, फिर उससे कितने होंगे और सरकार उसके पीछे लाखों करोड़ रुपये खर्च करेगी, उसके इलाज पे, उसके भत्ता पे। लेकिन अभी उसको उस दलदल से निकालना मुनासिब वो नहीं समझेंगे, जबकि अगर अभी निकाल लिया जाए तो शायद कितने की ज़िंदगियाँ बच जाएगी, उस लड़की की तो बचेगी ही और कितने की बच जाएगी, लेकिन अभी हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे मित्र हैं, युवा साथी हैं, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इस साक्षात्कार को देख रहे हैं, जो जहाँ है वही प्रयास करें कि ऐसे बच्चे को हम शिक्षा और समाज के मुख्यधारा से जोड़ें, तभी हमारा समाज एक स्वच्छ और सुंदर समाज बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। थैंक यू।